और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूसी सेना की मिसाइलें लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही हैं, जिससे यूक्रेन में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और नाटो के रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ साथ यूक्रेन की जनता ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, जिसके बाद यूक्रेन के लोग अपने अपने शहर को छोड़ दूसरे देशों की तरफ जाते दिखे। कई वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जिसमें सैनिक भी आखिरी बार अपने परिजनों से मिलकर रो पड़े। यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालातों के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। खबरों की माने तो इस समय करीब 16,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत में रह रहे इन सब छात्रों के माता पिता की भी चिंताएं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। इन माता पिताओं की रातों की नींद अपने कलेजे के टुकड़ों की जान माल की चिंता में उड़ चुकी है। इनकी बस एक ही मांग है कि सरकार किस तरह बस उनके बच्चों को भारत ले आए। बच्चे से हमारी 15 दिन से बात भी नहीं हो पा रही। आज सुबह हुई है, किसी से नेट आ गया होगा या नहीं, किस तरह से हुई है, बाकी उस टाइम बता रहा है वो 3 दिन से तो पानी नहीं मिल रहा, न खाने का कोई साधन है, बैंक से पैसे भी नहीं निकल रहे। यहाँ से कोई फैसिलिटी भेजो तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उन बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए किसी तरह से भेजा जाए। हमसे वापसी आना था आज 27 ही वो टिकट कैंसिल करा दी, उधर से कैंसिल हुई है, इधर से थोड़ी हुई है। फ्लाइट कैंसिल है, उधर से जो है यहाँ अपील करेंगे आप हमारे बच्चों को भेजा जाए किसी तरह से। भारत सरकार हमारे बच्चों को निकाले वहाँ से, जो खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार है। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाला शिवम ठाकुर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गया था और रूस और यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालातों से शिवम यूक्रेन में फंस गए, जिसके बाद से परिवार के सभी सदस्य शिवम को लेकर काफी परेशान हैं। सब मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। वहाँ पर न खाने को न पीने को कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है उसके पास, बैंक भी बंद पड़े हैं। बस वो रोए जा रहा है, कह रहा है मुझे कैसे यहाँ से निकाल लो। वहाँ के हालात को लेकर क्या बताना है, जो हालात हैं तो वहाँ पर दिखाए उनने कि बम फूट रहे हैं, बहुत सारे आदमी मरे हुए भी दिखाए जा रहे हैं, उसमें डाले थे उसने फोटो में। बहुत परेशान हो रहा है वो, उसे कैसे भी निकाल के ले आया जाए। सरकार से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी कैसे भी मेरे बच्चे को, मेरे सारे बच्चे हैं जितने भी पढ़े हुए गए हैं वहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे हमने पहुँचाए यहाँ पे। हमारी वो भी औकात भी नहीं थी, फिर भी हमने पहुँचाया कि चलो हमारा बच्चा पढ़ ले। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं आज दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर भी परेशान परिजनों की भीड़ देखने को मिली, जहां ये लोग उनके बच्चों को सही सलामत भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। और मेरा भाई यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो MBBS करने के लिए पिछले ईयर ही नवंबर में गया था, तो 2 दिन से उससे बात नहीं हो रही थी। मैं कल भी आई थी यहाँ पे, कल रात को 2 बजे उसका फ़ोन आया, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला है कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहे, तो वो काफ़ी डरा हुआ है, फंसा हुआ है। बस वो चाहता है कि कब यहाँ से हमें निकाला जाए। तो हमने उसको थोड़ा सजेशन दिया कि घबराए मत, हम उसके साथ है। तो ATM भी वहाँ का काम नहीं कर रहा है कि वो कुछ खरीद के रखे, बाकी जैसे थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट होता है वो खरीद के रखा है। उसके साथ और भी बच्चे फंसे हुए हैं जो कि बहुत घबराहट में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया कि उनको निकलना ही नहीं। रूस और यूक्रेन के हालातों पर केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है। PM मोदी ने कल ही सभी हालातों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। PM मोदी ने जोर देकर कहा कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। वहीं PM मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर आज 25 फरवरी को प्रचार का अंतिम दिन था। 5वें चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम गया। इससे पहले 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज के सुराव में बीजेपी और अपना दल गठबंधन के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां अमित शाह ने अपने विरोधियों पर जमकर सियासी तीर चलाए। अमित शाह ने माफियावाद से लेकर परिवारवाद तक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए अखिलेश के चश्मे को तुष्टीकरण का चश्मा बता दिया और उन पर मतदाता को जाति और धर्म के चश्मे से देखने का आरोप लगाया।
उनकी आंख पर एक ऐनक लगा है, चश्मा लगा है, उसमें 2 ग्लास है। अखिलेश जी के चश्मे के एक गिलास से सिर्फ एक जाति दिखाई पड़ती है उनको, एक ही जाति जिसमें आप और मैं तो है नहीं, और दूसरे गिलास से दूसरा धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं है नहीं। भैया बताओ, अगर उनकी सरकार बनी तो आपका भला होगा क्या? जोर से बोलो, होगा क्या? ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले गरीब समाज का, पिछड़ा समाज का भला नहीं कर सकते। वहीं केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर 2017 से पहले के शासनकाल में माफियाओं और गुंडा राज को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा दिया। सोरा वालों, पहला यहाँ बड़े बड़े बाहुबली होते थे, अब कोई बाहुबली आपको परेशान करता है क्या? जरा जोर से बोले, करता है क्या? कोई माफिया करता है क्या? ये अतीक अहमद कहाँ है भाई? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? आजम खान कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर गलती से साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो? कहाँ रहे? कहाँ रहे? तो कप प्लेट पर बटन दबाना पड़ेगा, तभी जेल में रहेंगे। अमित शाह का हाल ही में सबसे बड़ा फैसला कश्मीर से धारा 370 को हटाना कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और इसलिए अमित शाह उनकी हर रैली में इस मुद्दे को भूनना नहीं भूलते। आज भी अमित शाह ने धारा 370 के मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस को जमकर घेरा। धारा 370 हटाने का बिल आया, अखिलेश कहाँ खड़े थे भाई? कहाँ थे? कांग्रेस के साथ थी। बहन जी कहाँ थी? कांग्रेस के साथ थी। मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है भाई? जोर से बोलो, है या नहीं है? जब धारा 370 का बिल लेकर आए, मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, अखिलेश बाबू खड़े हो गए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी, धारा 370 गई, धारा 370 गई तो देश में खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। और सुन लो अखिलेश, ये धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 4 चरणों का मतदान हो चुका है। यूपी की सत्ता पर काबिज होने को लेकर बीजेपी की आला कमान ने 5वें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी कसर न रह जाए, इसलिए अमित शाह और सीएम योगी इस अंतिम मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनकी ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई बीतते समय के साथ गंभीर होती जा रही है। रूसी सेना के यूक्रेन पर किए गए हमलों में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इस बीच रूस ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। सेना ने कहा है कि हमने कीव का पश्चिम से संपर्क काट दिया है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाना है, जिसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाया जाएगा। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब फिर पश्चिमी यूक्रेन के 2 शहरों में विदेश मंत्रालय के कैंप फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं।
इस मामले पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर 25 से 30 भारतीय छात्र वतन वापसी पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वैसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की तैयारी कल ही शुरू कर दी गई थी, जब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जाएगा। वहीं इस बीच दिल्ली की रूसी एम्बेसी के बाहर भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर अभिभावकों का भी गुस्सा फूटता नजर आया। हमारे बच्चों का एडवाइजरी बहुत लेट गई। और एजेंट, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप सबसे, जितने एजेंट ये बच्चों को भेजते हैं बाहर, उन एजेंट के खिलाफ मैं बोल रही हूँ कि उनके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। उन लोगों ने बच्चों को वहाँ फंसाया, उन्हें थ्रेट दी कि जब तक तुम्हारा परमिट नहीं आता आप यहाँ से नहीं जाओगे। बच्चों को, बट हमारे पास मैसेज है, हमारे पास उन जितनी भी ये एजेंट है उनके मैसेज है, यूनिवर्सिटीज के मैसेज है कि आप जाओगे नहीं जब तक कि आपको परमिट नहीं आता, आप जा नहीं सकते, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, आप दोबारा नहीं आओगे। बच्चों को थ्रेट दी गई, बच्चे फंस गए वहाँ पे। बताया गया है कि यूक्रेन में अभी 16,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। इस लिस्ट में कई तो वो छात्र हैं जो वहां पर पढ़ने गए थे। वहीं इससे पहले कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने के लिए मजबूर थे। इसी को लेकर कल पीएम मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था। देश में कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जहां रोजाना देश में लाखों नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। स्थिति को बेहतर होता देख सरकार अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने लगी है। कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट रही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संकट अब बेहद कम हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने शहर में लगी कोरोना पाबंदियों को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से स्कूल अब पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे। दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि सोमवार से राजधानी में नाइट कर्फ्यू भी हट जाएगा। इसी के साथ साथ सभी कोरोना पाबंदियां हट जाएंगी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर लोग सफर कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, DDMA ने सभी पाबंदियों को वापस ले लिया है क्योंकि लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने बताया कि अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और सभी को कोरोना के उचित व्यवहार का पालन करने की बात भी कही। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते दिन 500 के करीब नए मामले सामने आए और फिलहाल 2200 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी में संक्रमण दर 1.10% है। वहीं देश में इस वक्त 1,34,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.